वेबसाइट्स के बारे में बताया था, जैसे एक टर्म और आती है हमारे पास, ठीक है, और वो टर्म ये है वेब सर्विसेज। तो वेब सर्विसेज को डिस्कस करने से पहले एक ना एक्सएमएल की लिमिटेशन है। एक्सएमएल की लिमिटेशन क्या है? एक्सएमएल टेक्स मोर स्पेस to describe data as compared to original data। मतलब जितना डेटा आपसे मूव रखना चाहते हो उससे ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेता है। लाइक असली डेटा तो मैंने इतना है, फिर से रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ये टैग बनाना पड़ रहा है, ये टैग बनाना पड़ रहा है। तो अगर मैं इसे टेक्स्ट फाइल में लिखूंगा तो ये थोड़ा सा लार्जर साइज करेगा ही स्पेस को। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि एक्सएमएल इज ए हैवी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हमें लाइट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और लाइट रिप्रेजेंटेशन के लिए टर्म यूज होती है JSON। JSON, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और ये लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये उसके कंपैरेटिवली थोड़ा लाइट वेट में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इतना पॉइंट गेट होता है। अब वेब सर्विसेज क्या है? ये एक तरह का एप्लीकेशन लॉजिक है which can be reused by remote application। the remote application इसे reuse करती हैं with the help of HTTP and SOAP protocol। इन प्रोटोकॉल को यूज करके आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइक वेब सर्विसेज का बेस्ट एग्जांपल है, मान लो मुझे एक डिक्शनरी की कोई साइट बनानी है। मैं चाहता हूँ साइट में एक फीचर है कि पर्सन वर्ड डाले, उस वर्ड का मीनिंग डिस्प्ले कर। तो एक अप्रोच तो मेरे पास ये आती है कि मैं खुद की डिक्शनरी मेंटेन करूँगा, सारे वर्ड के मीनिंग स्टोर करूँ, जब भी पर्सन सर्च करे तो उसके हिसाब से सर्च करे। तो इसमें मेरे एफर्ट्स बहुत लग जाएंगे, और ये एक ऐसा काम है जो ऑलरेडी किसी ने अचीव भी कर रखा होगा। तो हमारे पास कुछ डिक्शनरी सर्विसेज आती हैं, ठीक है, जिसमें आप क्या कि आप इजीली सर्च कर सकते हो डेटा। और वेब सर्विसेज भी दो तरह की होती हैं आपके पास। वेब सर्विसेज हैज टू टाइप्स। एक तो आ जाती है आपकी एक्सएमएल वेब सर्विस, यानी ऐसी वेब सर्विसेज जो अपने आउटपुट को एक्सएमएल फॉर्मेट में रिटर्न करे, और एक जेसन वेब सर्विस। तो सबसे पहले मैं एक एक्सएमएल वेब सर्विसेज है मेरे पास, ये मैंने कॉपी किया, ठीक, ये रहा, मैंने ये लिखा और ये बदल पास किया, और यहाँ मैं लिख दिया वर्ड इज इक्वल टू, मैं लिखा जावा, एंटर किया। अब ये सर्विसेज एग्जीक्यूट करेगी। एग्जीक्यूट करके आपको अच्छा इसमें डिफाइन नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, सॉरी, कॉपी इक्वल डिफाइन। अब यहाँ लिखो जावा, तो ये आपको कुछ इस तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन निकाल कर देगा, ठीक है। यानी कि आपको जब भी कॉल करना है, वर्ड इज इक्वल टू डेटा लिया, ये डेटा की डेफिनेशन निकाल कर देगा। मतलब ये वेब सर्विस है, इसमें इंफॉर्मेशन डालो, ये इस तरीके से डेटा क्या होता है, हर डेफिनेशन निकाल देगा। और जो ये रिप्रेजेंटेशन रिटर्न बैक कर रहा है वो एक्सएमएल है। ऐसी मेरे पास एक और है, एंड्रॉइड मी सर्वर बर्ड.com।
ये जस्ट हमने ऐसे ही फॉर टेस्टिंग पर्पस बना रखी है। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ व्यू कोर्स इन्फो डॉट पी। मैं इन्हीं की साइड यूज़ कर लेता हूँ, इसी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है इसका ना। ये एक फाइल है, मैं इसको यूज़ करूँ। ये एक सर्वे डॉट एचटीएमएल है जो आपको डेटा जब ये रन करेगा तो ये आपको ये भी रिप्रेजेंटेशन है, बट ये जेसन फॉर्मेट के अंदर। तो जेसन का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, API ID इसकी कॉलम का नाम या उस पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू, मतलब की नेम वैल्यू, की नेम वैल्यू, की नेम वैल्यू, सर्वे डेट, इस तरीके से सेव किया जा सकता है। तो बेसिकली आपके पास वेबसाइट्स दो तरह की होती हैं, या तो XML फॉर्मेट देंगे या JSON फॉर्मेट देंगे। इनका हमें लिटिल बिट थ्योरेटिकली आइडिया होना चाहिए कि ये खुद ही, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जब काम किया जाता है तो यूज़ की जाती है। अब आफ्टर दैट चलो ये तो हमने किसी तरीके से टैकल अप कर लिया। अब नाउ अब एक टर्म आपने देखी भी होगी, अजेक्स आती है। एक अजेक्स नाम का टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्स। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप कई बार गूगल का एक फीचर है सजेशन का, व्हाट इज माई IP, तो ये मुझे सजेशन दिखाता है, ठीक है। अब ये सजेशन देता कैसे है? अब इस सजेशन को देखने के लिए मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, नेटवर्क में जाता हूँ और मैं यहाँ लिखा व्हाट इज। अब एक नोटिस कर रहे हो नीचे बहुत सारी रिक्वेस्ट जा रही है, पर पेज रिफ्रेश नहीं हो। ये रिक्वेस्ट कैसी है? XHR, यानी ये रिक्वेस्ट XHR है जिसे हम बोलते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट। और ये जेक्स में होती है। जेक्स क्या करता है? बैकग्राउंड रिक्वेस्ट जनरेशन के लिए यूज किया जाता है एंड हैंडलिंग द रिस्पॉन्स। मतलब ये सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट लेके जाता है कि आप क्या टाइप कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ इट गूगल उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के टूल डेफिनेशन देता है। तो ये ऐसे काम करते हैं, ठीक है। मतलब जो इसके काम करने का तरीका है वो कुछ ऐसे, पेज रीलोड होता है और ये जो अचीव किया जाता है उसे एजेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इस एजेक्स के अंदर क्या क्या काम हो सकते हैं? लाइक एक काम तो हो सकता है आपका यही गूगल जो सजेशंस हैं, दूसरा आ जाता है हमारे पास चैटिंग का जो फीचर होता है, तीसरा हमारे पास फेसबुक की जो नोटिफिकेशंस आती हैं, जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा थोड़ी थोड़ी देर बाद वो रेड ब्लू कलर में यहाँ नीचे साइड में दिखने लग जाता है, तो वहाँ पर ये यूज होता है। और पैरेलल में फेसबुक के इधर अपडेट होते रहते हैं न्यूज़ फीड कि इस पर्सन ने ये किया, यहाँ कमेंट कर दिया, वो चीज़ें यहाँ पर तो पैरेलल में शो करता रहता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ आपके लिए हेल्पफुल, ठीक। इतना डन होता है ट्रेनिंग एजेक्स पे। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ समझ में आई, जावास्क्रिप्ट काफ़ी यूज़ की जा रही है, ठीक है। तो क्या होता है, अब हमारे पास कुछ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। अब ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क क्या होते हैं? यानी कि रेडीमेड
जावास्क्रिप्ट फंक्शन लाइब्रेरी, मतलब जावा की स्क्रिप्ट की रेडीमेड लाइब्रेरी है जिनमें से पहला नाम आता है, मतलब ये बहुत वाइडली यूज होती है jQuery। अब ये है क्या, अगर हम यहाँ चेकआउट करें, एक फास्ट स्मॉल एंड फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, यानी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है तो jQuery आ जाता है, यानी jQuery भी इन अदर वर्ड्स जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, ठीक, यानी कोई अलग नहीं है, ये उसी को यूज करके हम काम करते हैं। तो यानी ये भी एक टर्मिनोलॉजी काफ़ी यूज की जाती है। आजकल एक नाम और भी चल रहा है, एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन फ्रेमवर्क आता है। अब ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन फ्रेमवर्क क्या होता है, जैसे अगर मान लो अगर मैं साइट को छोटा करूं, हाँ वो भी जावा की फाइल मांगता है। हाँ तो मांगेंगे ना, जब एंड्रॉइड का सारा काम ही जावा में होता है। जावा इंस्टॉल नहीं थी किसी ने, फिर भी इंस्टॉल नहीं। तो कुछ वर्जन इशू होगा, नहीं तो पास वेरिएबल सेट करने होते हैं। मैं वैसे पंगे लेके दे रहा था, ऑनलाइन पढ़ा देख के मैं, नहीं वो पास वेरिएबल नहीं है। तो देखो जैसे अभी इस साइट को मैं जैसे धीरे धीरे बड़ा करता हूँ, अब जैसे यहाँ आए, इसको और छोटा करते हैं, अच्छा ये अपने आप ने एडजस्ट कर दिया अपने आप को साइट, नोटिस किया ये चीज़। अब यहाँ नेविगेट पे क्लिक करता हूँ, वो सारी ऑप्शंस यहाँ आ गई। ऐसी साइट्स को ना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक, यानी कि ये अपने आप स्क्रीन के हिसाब से मैनेज करती है, क्योंकि आजकल ना टारगेट काफ़ी चीज़ें होगी, जैसे डेस्कटॉप स्क्रीन मेरा टारगेट है, टैबलेट आजकल चल रहे हैं, टैबलेट स्क्रीन हमारा टारगेट है, मोबाइल स्क्रीन हमारा टारगेट है, और अब तो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन भी आ गई है, इनके साथ अटैच हो जाता है उस कंप्यूटर सिस्टम, तो इट मींस ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है एज कंपेयर टू इसके। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन फ्रेमवर्क क्या है कि एक ऐसा डिजाइन बनाओ, वन डिजाइन फॉर ऑल स्क्रीन साइज। अब इसके लिए काफी कोड करना पड़ता है, तो इंडस्ट्री ने उसके भी फ्रेमवर्क बना दिए, उनमें से काफी पॉपुलर वन है, दैट इज बूटस्ट्रैप आ जाते हैं, ठीक है, यानी ये बूटस्ट्रैप है, ये यूज किया जाता है। अब अगर इसके बारे में पढ़ें तो क्या है, वही HTML CSS JS फ्रेमवर्क है फॉर डेवलपिंग रिस्पॉन्सिव डिजाइन मोबाइल फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन द वेब, यानी वेब पर अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस तरीके में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं, वही HTML यूज करनी है, बट ये कि इसमें सब कुछ रेडीमेड मिल गया, आपने इस रेडीमेड को इंटीग्रेट करना। मोस्टली हमारा सारा काम रेडीमेड ही होता है, ठीक है, बस ये होता है कि हमें इंटीग्रेट करना आना चाहिए। HTML CSS कोई सारी नहीं लिखता, जैसे अगर हम बात करें तो एक साइट है layoutit.com, अब ये कहती क्या है, मैं कहता हूँ ठीक है स्टार्ट नाउ विद बूटस्ट्रैप 3, ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से ही सब कुछ बनाने को कह देती है। जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, ये हटा दिया मैंने, अब ये डिज़ाइन दिया हुआ इसने, अब डिज़ाइन चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर 4x4 के 3 कॉलम बन जाए, ड्रैग किया, डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। फिर कोई बेसिक CSS डालनी है, यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, टाइटल डाल दिया, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि ये आपके लिए सारा कोड भी जनरेट करके दे देगा। मतलब प्रीव्यू देखा, प्रीव्यू में ये कुछ ऐसा है, ठीक, एडिट में गए तो ये यहाँ से क्लिक हो जाएगा, डाउनलोड पे क्लिक करो, सारा डाउनलोड करके बता देगा। अगर आपको कंटिन्यू नोट लोगे तो इसने एक कोड दे दिया, मतलब हर चीज़ इस तरीके से अवेलेबल है। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो ये कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए ताकि हम उसको ग्रास्प कर सकें, नहीं तो काफ़ी दुनिया ऐसी भी है जो बिना कोई
ऑफिशियल या कहीं से पढ़े बगैर सीधा ही खुद काम करती है। फिर ये होता है कि कहीं ना कहीं गाइडेंस थोड़ी लैक कर जाती है, मतलब वो हिट एंड ट्रैक से सीखते हैं, लगाया 2 चल गए, 1 नहीं चला, चलो 2 को संभाल के रख लिया, वो इस तरीके से लर्न करते हैं, ठीक। बट लेकिन इंडस्ट्री में काफ़ी सब चीज़ें एग्जिस्टेंस में काफ़ी बनी पड़ी। अब उसके बाद बात आती है हमारे पास कि मान लो आपने वेबसाइट्स रेडी कर ली। अब वेबसाइट के रेडी करने पर नेक्स्ट स्टेप क्या हो? अब कई बार ना इंडस्ट्री आपसे डिमांड करती है क्या आपका प्रोजेक्ट लाइव है या आपकी लाइव वेबसाइट है, या कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि लाइव वेबसाइट बनती कैसे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइव वेबसाइट बनाने से पहले आपको एक डोमेन नेम लेना पड़ता है, यानी फर्स्ट स्टेप ही यही है कि हम एक डोमेन नेम परचेज करें। अब वो डोमेन नेम क्या होगा वो देखते हैं। लाइक कोई भी नाम होगा, लाइक हम godaddy.com पे जाते हैं, GoDaddy हो गया, पर मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम iCan। अगर आप एकदम नीचे जाओगे ना साइट के, यहाँ पे पहले बार नहीं iCan का लोगो लगा तो रखा था इन्होंने, iCan एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ असाइनिंग नेम एंड नंबर, मतलब नेम एंड नंबर असाइन करने की एक काउंसिल है। तो ये जितने भी GoDaddy वाले हो गए ये आपको डोमेन नेम परचेज करने में हेल्प करते हैं। तो बिगडॉक है, आप ऐसा देख सकते हैं। देखो जो नॉर्मल कॉस्ट होती है डोमेन नेम की वो 700 पर ईयर होती है, पर कई बार ना लोग ये कहते हैं कि नहीं सर हमको तो ये 199 में दे रहे हैं। कई बार हमारे पास क्लाइंट आता है और वो इस चीज़ को डिनाई करता है कि हमें 199 में देने में लग रहे हैं, तो आप महंगा क्यों ले रहे हो। पर एक चीज़ नोटिस करो, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंट ईयर चार्ज एट 959 पर ईयर, ठीक है। हिडन कॉस्ट होती है, मतलब यहाँ से नहीं उधर उधर से वो कुछ मैनेज करके काम कर लेंगे, ठीक है। तो वो फिर मतलब कभी भी आप परचेज करने लगो तो मेंटली प्रिपेयर हो, ठीक है। तो 700 पर ईयर लेके आपने डोमेन नेम ले लिया, आपके वेबसाइट्स के पेजेस भी रेडी है, डोमेन नेम भी आपके पास है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब सिस्टम विच लिंक विद डोमेन नेम एंड डिलीवर योर वेबसाइट पेज, आपके वेबसाइट के पेजेस डिलीवर करते हैं। यानी वेब होस्टिंग है सिस्टम विच लिंक विद डोमेन नेम एंड डिलीवर योर वेबसाइट पेजेस, यानी वेबसाइट के पेजेस डिलीवर करते हैं, ठीक है। अब ये होस्टिंग हमें लेनी होती है, ये दो तरह से मैनेज होती है, एक तो इन हाउस, एक आउट हाउस। इन हाउस का मतलब मैं अपने सिस्टम को ही होस्टिंग सर्वर बनाऊँ, पर ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि अगर मेरे पास 2-3 साइट्स हैं तो उसके लिए मेरे लिए कॉस्टली पड़ेगा। रीज़न सिस्टम हमेशा ऑन रखना पड़ेगा, हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बंद होगी तो सर्वर बंद हो जाएगा, तो कोई भी साइट एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो godaddy.com वगैरह वाली कंपनीज हैं उन्होंने अपने सर्वर रखे और उन सर्वर को ESS वगैरह मतलब उनका स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर हम कहते हैं थोड़ा सा इस बात को जज करेंगे इनका काम कितना है, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में इस पर्सन का नाम जिसका ऑनर है godaddy.com। तो अगर थोड़ा सा नेट पे सर्च करोगे ना तो टॉप 10, मैंने लास्ट टाइम मैंने एक मैगजीन में इसका टॉप 10 में नाम पढ़ा था, टॉप रिचेस्ट। तो काम इनका सबसे ह्यूज लेवल पे, मतलब ये सब अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उन्होंने अपने सर्वर इंडिया में भी रख दिए।
मतलब वेब होस्टिंग की साइट्स में काफ़ी अच्छा नाम है इसका, ठीक है। तो इन हाउस आउट हाउस, और इसका भी खर्चा होता है। जैसे अगर मैं होस्टिंग पे जाता हूँ तो वेब होस्टिंग पे गए तो ये यहाँ पर आपको अलग अलग प्लान बताता है। अब क्या होता है, जब प्लान लेना होता है यहाँ पे आता है 149 पर मंथ व्हेन यू रिन्यू 4। अब ये थोड़ा सा डाइसी है, मतलब पढ़ते हुए यहाँ पे ना इनके टर्म्स एंड कंडीशन बड़ी हिडन होती है, खास कर इनकी। कई बार लोग कंपेयर करके इनमें ले लेते हैं, बट अब देखो यहाँ पे ये बताता है क्या, जो चीजें हमें नोटिस करनी होती है। ये कहता है एक साइड आप इस पे ले सकते हो, ठीक, और 30 GB का स्टोरेज और अनलिमिटेड बैंडविड्थ। वैसे अगर मैं एक रफ आइडिया लगाऊं तो ये अमाउंट बन जाता है आपका 150 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 1800 रुपये, ठीक है। तो यानी 1800 रुपये पर ईयर इसकी कॉस्ट जाती है, अगर मैं इस साइड के हिसाब से। अब यानी कि अब आपके पास कई चीज़ें कंसिडर करने वाली होती हैं। अब कई बार क्या होता है, यानी जब मैं कॉस्ट लगाऊं तो हमारी दूसरों को देने वाली कॉस्ट ही 2500 की बन जाती है। तो कई बार आप ये सुनोगे, लोग कहते हैं कि हम 3000 रुपये साइड बनाते हैं, फिर वो कमाते कहाँ से, ठीक है। तो उनके कमाने का तरीका क्या होता है, वो ये होता है, वो ये वाला प्लान लेके चलते हैं, ठीक है। अभी इस प्लान में वो करते क्या, अनलिमिटेड वेबसाइट, अनलिमिटेड स्टोरेज, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप चलाओगे तो ये इस तरीके से काम करेगा, लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, अनलिमिटेड से इनका मतलब क्या, ठीक है। अब ये बैंडविड्थ क्या है, अब ये क्या होता है कि जो सस्ते में सर्वर देते हैं ना, ये साइट बनाते हैं, वो बैंडविड्थ कम लेते हैं। अब बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ एक बड़ा सिंपल सा फंड है, ठीक है। अब मान लो आपका सर्वर है, उसके पास ये वेबसाइट, बैंडविड्थ ये बताती है साइट की कितनी डिलीवरी कर सकता है इन ए मंथ। जैसे कि मान लो किसी की बैंडविड्थ 2 GB है, तो 2 GB का मतलब ये है कि ये सिर्फ पूरे महीने में 2 GB का ट्रांसफर करेगा। अगर 2 GB क्रॉस हो गए तो वो ट्रांसफर करना बंद कर देगा। 2 GB का ट्रांसफर ऐसा कि आपने 1 MB की फाइल रखी हुई है सर्वर, रिक्वेस्ट आई, उसने 1 MB की फाइल ट्रांसफर कर दी, तो यानी 1 GB में से 1 MB कट होगा। ऐसे करता रहेगा, एक टाइम आएगी लिमिट क्रॉस होगी तो चलना बंद कर। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो जो ये चीजें, ये फैक्टर्स आपको ध्यान रखना, जरूरी नहीं है यही साइट है, आप बिगनॉक पे जा सकते हो, मतलब कई साइट्स हैं, या नेट पे सर्च कर दो वेब होस्टिंग, आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो कई कंपनीज हैं जो आपको ज़्यादा GoDaddy वाली है, महंगा महंगा है। हाँ। अब ये देखो, ये क्या दे रहे हैं, होस्ट 1 वेबसाइट, अनलिमिटेड, प्राइस फॉर 2 years। अब उस हिसाब से सस्ता ही पड़ेगा, सस्ता है। अब एक चीज़ देखो, लोगों ने खरीद के रखे हुए हैं और ये बेचने के लिए रखे हुए हैं, 70,987 का डोमेन। ये भी जैसे कहीं एक ऐसा नाम हो गया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और किसी ने पहले ही एक्वायर कर लिया। ये देखो, ये कितने का बेचने को तैयार हो, 10 लाख का डोमेन बेचेगा। मतलब ये भी लोगों ने काम खोल रखा है, जो नाम उन्हें लगता है कि नहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पॉपुलर वन सा है, उसको वो इस तरीके से चला के देता है। ठीक है, तो कई बार नहीं मिलता, जैसे लेट अस सपोज करो
अनअवेलेबल हो गया। एरो जैम है, ये 65,000 का है। तो मतलब कई कंपनी ऐसी हैं जो आपको ऐसे डोमेन दिलाने में हेल्प कर जाती है। तो ये भी है, ये भी इनका मतलब 1 ईयर कम लेते हैं, फिर कुछ इस तरीके से लेते हैं, लेकिन अलग अलग इनके वो हैं सारों के। लेकिन वही है कि जितने सस्ते में जाओगे, जैसे अब एक ये ई-वेब गुरु वाले आते हैं, ये इंडियंस हैं, ठीक है। अब इनका प्लान अलग है, इनके सीधे सीधे प्लान है। 1 GB वेब से 5 GB बैंडविड्थ, सब डोमेन 1295। और ये इन्होंने ले रही है विंडो होस्टिंग 100 GB की बैंडविड्थ। तो ये ऐसे काम करता है। ये भी काम करता है। जावा होस्टिंग भी देते हैं, तो ये जैसे जावा होस्टिंग की है। अलग अलग तरह का जाता है। अलग अलग तरह की फैसिलिटी, तो ये ऐसे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जब हम होस्टिंग लेते हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो जितना आप करोगे उतना आपके लिए बेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2995 इस तरीके से चल जाता है। MySQL का डेटाबेस मिलेगा, 5 GB की बैंडविड्थ मिलेगी। यूएसए में इसका प्राइस ये है, यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से ऐसे भेजते हैं। मतलब अलग अलग तरह के सर्वर मिलते हैं। एक रीसेलर मिलता है आपको। रीसेलर का मतलब क्या होता है? जिसने ले रखा हो पहले, किसी ने पहले ले रखा हो। नहीं, रीसेलर का मतलब ये है कि 11,950 रुपये लो, ठीक है। आपको वो क्या पावर देंगे कि 50 GB का वेब स्पेस है, अब जितने मर्जी डोमेन इस पर लैंड कर लो, हर साल 12,000 के करीब आपको पैसा। मतलब अब मेरे को पता लग गया, मेरा काम बहुत चल गया, मेरे को लग रहा है मेरी 20-30 साइट्स बन जाएंगी, तो सबसे 2500 लेने से बेटर है मैं एक रीसेलर अकाउंट ले लिया, सारी साइटें 20 की 20 यहाँ डाल दी, मेरे को बेनिफिट हो जाएगा। मेरे को तो खर्चा कम पड़ा ना, तो पोस्टिंग यहाँ से कम होती है फिर पोस्टिंग से कि रीसेलर। लेकिन वही है, पहले क्लाइंट होना चाहिए इतना, जब इतना होगा तो काम चल जाएगा। ऐसी एक और है इकोनॉमिकल होस्टिंग। मतलब ऐसे मार्केट में बहुत है, वो तुम्हें थोड़ी R&D करनी पड़ेगी कि कौन सी बढ़िया है, किस तरीके से ये यहाँ से आपका काम कर जाता है। अब इनकी विंडो होस्टिंग, लिनक्स होस्टिंग आ जाती है। अब क्लिक करो, ये इनके अलग अलग प्लान। अब ये यहाँ पे हर चीज़ मेंशन करते हैं, ये भी काफ़ी फेमस है। मतलब ये इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि पर्सन पैसे बचाने के चक्कर में क्लाइंट को सस्ते में दिलवा देता है, तो उनकी सर्विस फिर वैसी होती है। इनकी सर्विस ये है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई होस्टिंग में, फ़ोन कॉल करके, या इनका पैनल है वहाँ आप डालोगे, साथ के साथ आपको रिस्पॉन्ड बैक आएगा, रिवर्ट बैक आएगा, तो उसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर बने ये सारे के सारे। तो लिनक्स शेयरिंग होस्टिंग आ जाती है सारी की सारी। तो मेल सर्वर वगैरह लेना हो आपने, तो इस तरीके से काम चलता है सारा। तो चलो, ये तो एनी हाउ ये सारी चीज़ें। होस्टिंग के बाद उसके बाद हमें एक सॉफ्टवेयर है, यानी हम एडोब ड्रीमवीवर पे काम करते हैं, ठीक। तो ये सेटअप है तुम लोगों के पास, आई थिंक है ड्रीमवीवर है, करना पड़ेगा। तो मुझसे सेटअप ले लेना, ठीक है। तो सेटअप इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं हल्का सी इंस्ट्रक्शन आपको दे देता हूँ। जैसे सीधा गेट योर सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, एज अ ट्रायल इंस्टॉल करना। ट्रायल इंस्टॉल करने के बाद ये एक 32 बिट वाली फाइल है एमिटलिब, कॉपी करके सी ड्राइव में या फिर उसके प्रोग्राम फाइल्स में एडोब के अंदर एडोब ड्रीमवीवर 6 CS6 के अंदर पेस्ट करना, ठीक है। क्या कहते हैं
ये भी आया था ये इसमें जो है। हाँ ठीक है, तो ये कर लिया, तो मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता। अब एक्चुअली में हम HTML डिस्कस करने वाले हैं। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज के अंदर जो काम चलता है, तो एक तो पहले इसके वर्जन्स बहुत हैं, ठीक है, लाइक HTML 1 था, 2 था, 3, 4, नाउ 5। हम जो काम करेंगे 5 पे करेंगे, ठीक है, यानी हमारी जो लर्निंग है वो HTML 5 पे काम करेंगे। अब पॉइंट आता है HTML है क्या? HTML बेसिकली इज ए स्पेसिफिकेशन डिजाइन बाय W3C, यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंज्यूमर, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये स्पेसिफिकेशन बनाई है, ना कि लैंग्वेज। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या? एक ऐसी चीज लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए जिसका मतलब ये उन्होंने सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए। अब ये जो स्पेसिफिकेशन है, दी स्पेसिफिकेशन is implemented by clients, यानी वेब ब्राउजर्स, यानी जो हमारे वेब ब्राउजर्स हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ हर ब्राउजर की इम्प्लीमेंटेशन अलग हो सकती है HTML स्पेसिफिकेशन, और यही एक डिजाइनर के लिए चैलेंज है। क्या होता है, कई बार हमारा डिजाइन जो हम बनाते हैं वो एक ब्राउजर पे तो सही चल रहा होता है, दूसरे पे नहीं चलता। रीजन हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हर ब्राउजर की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाती है। तो वो थोड़ा एक बिगेस्ट इशू होता है हमारा डिजाइन के। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ भी बनाओ तो उसे 4-5 पेजेस पे यूज करो। तो इसलिए इंडस्ट्री भी ना थोड़े फ्रेमवर्क पे ज़्यादा स्विच कर रही है। यानी ये बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करने का फायदा क्या होता है? अगर आप फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस ब्राउजर में चलेगा, इस ब्राउजर में नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो उन्होंने इशू रिजॉल्व करके रखा होता है। ठीक है, इतना डन होता है। अब उसके बाद देखिए, चलो ठीक है, HTML 5 तो हमने डन कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर काम कैसे होता है? ये पहली बात एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। जैसे अभी तक हमने कई लैंग्वेजेस स्टडी की होंगी। अभी तक हम जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, जो एक पर्पस, एक जनरल पर्पस के प्रोग्राम को या कंसेप्ट को अचीव करते हैं। पर जो हमारी HTML 5 है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंस में काम करती है। डिक्लेरेटिव का मतलब आप कुछ नया इन्वेंट नहीं करोगे इस लैंग्वेज में। लाइक अगर हम C++, जावा, इन लैंग्वेज की बात करते हैं तो आप कुछ बना सकते हैं, बट इस लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी बने हुए को असेंबल करना है और अपने फेवर में लेके आना। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव लैंग्वेज का मतलब each and everything is predefined। ये पहले से प्रीडिफाइन होती है। ठीक है, अब डिक्लेरेटिव में क्या आते हैं? देयर आर सम टैग्स, या टैग्स वर्किंग चलती है। अब टैग्स होते क्या? ऐसे आपका स्टार्ट टैग होगा, ऐसे आपका एंड टैग, और यहाँ टैग्स की लैंग्वेज चलती है। ये स्टार्ट टैग और दिस इज एंड टैग। ठीक, तो मैं सबसे पहले एक HTML डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कंट्रोल एन किया। HTML बनाते हुए आपने यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ डॉक टाइप कर लूँ, HTML 5 क्रिएट किया, सेव करो। Web2 के नाम मैंने एक फाइल बनाई, यहाँ पे HTML वर्क रखा नाम, इस फाइल को दे दिया one.html, ये फाइल बन गई। अब इस पूरे प्रोसेस में जो पहली लाइन है, दिस डॉक टाइप HTML, ये क्या करती है? इट इज एन इंस्ट्रक्शन टू ब्राउजर।
ये ब्राउज़र के लिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शन टू ब्राउज़र टू कन्वे दैट इट फॉलो HTML5 specification rules to interpret that HTML document, यानी इस HTML डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए जैसे इतने सारे वर्जन हैं तो कौन सी स्पेसिफिकेशन को फॉलो करेगा, ये पहला टैग आपको ये चीज़ बताता है, यानी दिस टैग कम्युनिकेट यू दैट थिंग कि डॉक टाइप HTML इस पर्पज के लिए, यानी ये एक सिर्फ कन्वे करने का तरीका है आपके पास, इतना टन होता है। उसके बाद आता है हमारे पास HTML। HTML इज रूट एलिमेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। एलिमेंट और टैग दोनों टर्म्स इंटरचेंजली यूज होती है। अगर मैं खाली HTML लिखूं तो नॉर्मली हम लोग HTML टैग बोलते हैं, बट ऑफिशियली HTML एलिमेंट होता है। टैग ये तब बनता है जब इस तरीके से आ जाए, तब ये टैग बोला जाएगा। वैसे एक नाम खाली क्या कहलाया जाता है, एलिमेंट, पर लेकिन टैग भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये रूट एलिमेंट है, इसके अंदर बाकी सारे टैग्स आते हैं। अब HTML के दो चाइल्ड हैं, एक बनता है हेड, और हेड के अंदर एक मेटा है और एक टाइटल है। बॉडी फिलहाल मेरी एम्प्टी है। हेड टैग का मेन पर्पस क्या है, इट्स टू हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ वेब पेज, मतलब वेब पेज की हेडर इंफॉर्मेशन रखता है, एंड दिस इज द फर्स्ट टैग इन HTML which is interpret first, जो सबसे पहले इंटरप्रेट होता है। टाइटल अपीयर इन टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर होता है। और मेटा यूज फॉर SEO पर्पस, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज किया जाता है। फॉर प्रूविंग इट मैं यहाँ आता हूँ सबसे पहले फर्स्ट डॉक्यूमेंट। कभी आप नोटिस करना किसी भी साइट के अंदर जब भी आप प्रोसेस करते हो ना, सबसे पहले उसका टाइटल लिखते हैं, ठीक है। ये लिखा, मैं गूगल पे एक सर्च लगाता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग सर्च किया। अब चीज नोटिस करना गूगल क्या निकाल के लेके आता है, वो चीज नोटिस करने वाली बात है। एक मिनट, मैं यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ। अब एक चीज नोटिस करो, एक तो बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग साइट आ रहा है, ठीक है, इनके ऊपर क्या लिखा है, एड, दीज आर स्पॉन्सर्ड, और ये भी एड्स वाला सेक्शन है, मतलब राइट वाला जो सेक्शन है वो आपका सारा क्या है, एड्स वाला सेक्शन आ जाता है, ठीक। अब मैं यहाँ पर ये jabong.com ओपन करता हूँ, jabong.com पे गए। अब एक चीज नोटिस करना, इस पूरे पेज के अंदर एक ये टाइटल लिखा है, ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया शॉप शूज क्लोथिंग बैग्स ऑल दैट। मैं यहाँ आता हूँ, कंट्रोल U प्रेस करता हूँ व्यू सोर्स करने के लिए, ठीक, और ये रहा टाइटल, ठीक, ठीक। और अगर मैं यहाँ देखूँ, तो यही ऑफिशियल जो यूपीएस सोर्स किया, ऑफिशियल जबोंग कूपन्स डिस्काउंट डील्स आया। एंड सेकंड वन थिंग, यहाँ पे ये टाइटल एक्चुअली किसी और का है, ये बोला टाइटल नहीं है जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट सर्च करते हैं, मैं लिखा टाइटल, बहुत सारे टाइटल हैं यहाँ पे।
टाइटल यहाँ आया, एनी हो जो चीज़ है यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखी आ रही है, ऑनलाइन शॉपिंग इन इंडिया वुमेन्स किट रिटर्न, ये डिटेल ना यहाँ लिखी हुई है। और ये किस टैग के अंदर लिखी हुई है, ये नोटिस करना, मीडा नाम के टैग के अंदर लिखी हुई है। नेम डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, ईच एंड एवरी टिक वगैरह लिखा हुआ है। तो यानी जो गूगल ये कुछ देता है, ये आपके मीडा टैग के अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है वहीं से फैच करके देता है। ठीक, तो यानी ये जो मीटा टैग और टाइटल टैग हैं, ये बेसिकली आपके किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, सर्च करने के लिए यूज़ होती है। तो ये इनकी खास बात है, मतलब सर्च करने में जो इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग में ये आपकी हेल्प करती है। एसईओ पर्पस से इनका यूजेस होता है। अब बॉडी क्या कंटेन करता है, बॉडी कंटेन विजुअल एलिमेंट्स ऑफ पेज, मतलब पेज पे जो अपीयर होगा उसको विजुलाइज करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। लाइक जैसे मैं बॉडी में गया और बॉडी में जाके मैंने यहाँ लिख दिया, हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज इन चलाया, जो बॉडी टैग के अंदर आया वो आपका एक्चुअल विजुअल पार्ट है, विजुअल अपीयरेंस है जो आपके सामने डिस्प्ले हो। इतना पॉइंट गेट होता है, बाकी फिर कल रेस्ट ऑफ द टैग्स करेंगे। पेन ड्राइव लाए हुआ है, तो तुम्हें मटेरियल वगैरह भी दे देंगे।